हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, अब उधर ये दो ऑब्जेक्ट तो नहीं ना ले रहा, थ्रेड का तो ये यही ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसके अंदर उसने कंस्ट्रक्टर में जो है ना, यानी कि डिफरेंट पैरामीटर पास किए होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको इधर देखें प्रोग्रामिंग में, तो पहले उसने क्या है, नेम स्पेस नहीं नेम आती। स्पेस। ये देखो, यहाँ पे उसने चार चार जो है ना वो दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो उसने जिस पैरामीटर को यूज किया हुआ है उसके अंदर जो है ना उसको उसने ये वाला यूज किया हुआ है, थ्रेड स्टार्ट का। तो इसलिए उसने ये थ्रेड स्टार्ट का, यानी कि वो थ्रेड स्टार्ट को कैसे भेजेगा। उसके बाद दो ऑप्शन है कि यहाँ पे पहले थ्रेड स्टार्ट का ऑब्जेक्ट बना ले। ठीक है, और इसके अंदर जो भी उसने फंक्शन लिखना होगा फंक्शन लिख दे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है कोई फंक्शन या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे वो फंक्शन लिख दे। तो इसको अब जो इस ऑब्जेक्ट को ना वो इधर पास कर सकता है। ठीक है, यानी कि चार उसने ऑप्शन दिए ना, चारों में से कोई भी यूज कर लो, या डायरेक्ट उसने ये वाला काम डायरेक्ट किया हुआ है इस तरह करके। ठीक है। ठीक है ना। तो हम्म। ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब ये हम ये चीज करते हैं ना, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ये कि भाई एक पैरामीटर यूज करोगे तो उसको क्या पास करना है और उसका मकसद क्या है। ठीक है, ये वाला यूज करोगे तो उसका मकसद क्या है। इसी तरह, यानी कि इस तरह करके ना इसने इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो इससे भी एक बार यानी कि ना देख लिया करो, तो वैसे इन्फॉर्मेशन जो है ना इससे इंक्रीज होती है कि भाई हाँ इसका पर्पस ये है, और इस तरह करके ना। ठीक है। अच्छा, ये वाला मैं प्रोजेक्ट क्लोज करता हूँ। हम्म। अच्छा, एक ना असाइनमेंट समझ लो है कि वो ये कि आप लोगों ने भी थ्रेडिंग पे काम किया है। तो एक किसी भी एक प्रोग्राम में जो है ना आप लोगों ने तीन या चार थ्रेड से एक फंक्शन कॉल करना है, यानी कि तीन या चार थ्रेड बनेंगे उसके। ठीक है, जिस तरह अब ये जो है ना ये भी ये बात समझ में आ गई थी कल, कि वो जो मैं कल आपको कह रहा था ना कि अगर तो उस मेथड को जिस तरह अभी एसिंग किया हुआ है, ठीक है, इसको अगर जब तक इसका रिस्पॉन्स ना है तो हम यहाँ पे डॉट वेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये अब इसका वेट करेगा, ये फंक्शन टू पे नहीं जाएगा। पहले इसका रिस्पॉन्स आएगा, यानी इस थ्रेड का रिस्पॉन्स आएगा तो ये फंक्शन टू पे जाएगा, मेथड टू पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात वही आ गई कि इसकी एसिंक की जो फंक्शनैलिटी है ना वो हमने खत्म कर दी है। क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी फंक्शनैलिटी यही थी कि ये अपना एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर देगा, और उसका रिस्पॉन्स आए ना आए ये इस मेथड पे चला जाएगा, इस पे जो है ना फंक्शन पे चला जाएगा। लेकिन जब आपने इधर वेट लगा दिया तो इसका मतलब ये कि जब तक अब इसका रिस्पॉन्स नहीं ना आएगा ये इस फंक्शन पे नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो काम है ना वो ये करना है, जिस तरह ये है मेथड टू, ये मैंने चार थ्रेड बना दिए हैं। ठीक है, इसके बाद ये मेन वाला तो चल ही रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मेन है ना, ये चल रहा है। देखो इधर मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ये चार थ्रेड अलग से बने हैं और इसको मैं रन करता हूँ।
ये देखो, ये थ्रेड अपने यहाँ पे चल रहे हैं और ये इस पे आ गया, ठीक है। और इसे मैं दोबारा F5 करता हूँ, तो ये हर कोई अपना थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से मेन थ्रेड भी चल रहा है। यहाँ पे काम ये है, जो कि काफी ये काम यूज होता है, वो ये कि जब ये हम थ्रेडिंग पे काम करते हैं तो ये वाली रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा बार यूज करनी पड़ जाती है कि ये चीजें तो थ्रेड पे चलें, लेकिन जब तक ये वाले सारे थ्रेड कंप्लीट ना हो, ये वाला मेन वाला थ्रेड जो है ना हमारा स्टॉप रहे, इधर तक आए बस, यानी कि पहले ये सारे कंप्लीट हो थ्रेड, फिर जरा हमारा मेन वाला थ्रेड वो एग्जीक्यूट यानी कि आगे प्रोसेस करना शुरू करें। समझ आई रिक्वायरमेंट की? हाँ जी। ये तो कौन था कि ना? देखो, जो हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाने का मकसद क्या होता है कि पैरेलल हमने किसी फंक्शन को रन करना है, ठीक है। यानी कि हमने जिस तरह ये फंक्शन है, जब ये फंक्शन रन होने जाएगा तो ये हमें कंपाइलर को बता दिया कि तेरे लिए हमने अलग थ्रेड बना दिया है, ये इसकी मदद से, ठीक है। तेरे लिए हमने अलग थ्रेड बना दिया तो उसमें एग्जीक्यूट हो, तेरा रिस्पॉन्स जब भी आए, जब आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। इसी तरह ये वाला मेथड भी, क्योंकि थ्रेड बेस्ड मेथड है, इसे भी कंपाइलर को कह दिया कि तेरे लिए अलग, यानी कि हमने एक थ्रेड बना दिया है, तू अपना काम कर, तेरा रिस्पॉन्स जब भी आएगा हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसी तरह करके ये हमने चार थ्रेडेबल फंक्शन कॉल किया है। वो चाहे आप एसिंक से कर लो, वो चाहे आप जो हमने ये वाली अप्रोच यूज की थी थ्रेड की, ठीक है, थ्रेड से कर लो, क्योंकि दोनों से सेम है ना। एसिंक तो अब इंट्रोड्यूस हुए 2015 में, 2015 में। उससे पहले थ्रेड पे ही काम होता था। तो ये जब ये वाले जो चारों फंक्शन जो थ्रेड पे एग्जीक्यूट हुए हैं, ये अपने काम परफॉर्म करें, एग्जीक्यूट करें, ठीक है, लेकिन ये जो मेन थ्रेड है ये हमारा जब एग्जीक्यूट हो, जब इन चारों का हमारे पास रिजल्ट आ जाए, यानी कि जब ये चारों थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें, तब जो है ना हमारे पास ये मेन थ्रेड जो है ना, या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो। आई समझ पा रही? हाँ जी। ठीक है। अब जिस तरह ये है ना, इसकी एग्जांपल एक ये ले लो ना, कि जिस तरह अगर एक में मैं करूं, तो एक में मैं कैसे करूंगा कि देखो अभी ये दोनों इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, इकट्ठे कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे ना थोड़ा इसको प्रोमिनेंट कर देते हैं कि हाँ ये थ्रेड 2 का एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखो, ठीक है, बीच में थ्रेड 2 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि पहले थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो, फिर थ्रेड 2 हो, तो मैंने यहाँ पे एक वेट का फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब जब तक वेट थ्रेड 1 का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक देखो अभी तक 2 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, अभी थ्रेड 1 ही चल रहा है। ये देखो, वो उसका रिजल्ट आया, फिर अब ये थ्रेड 2 जो या हमारा मेन थ्रेड था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यानी कि वेट से हम ये चीज अचीव कर सकते हैं, लेकिन वेट से अचीव करने का मसला ये है कि अगर यही फंक्शन मैं 2 बार कॉल करता हूँ और इन दोनों पे वेट लगाता हूँ, तो थ्रेड की वो फंक्शनैलिटी खत्म हो गई ना, यानी कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये एग्जीक्यूट कंप्लीट करेगा फिर ये होगा, जब तक ये अपनी कंप्लीट करेगा फिर ये होगा। मैं ये चीज नहीं चाहता, मैं ये चीज चाहता हूँ कि ये दोनों चीजें थ्रेड में चलें, ये दोनों मेथड मेरे थ्रेड में चले, लेकिन जब इन दोनों का रिजल्ट आए, फिर हमारा ये, यानी कि इससे आगे हमारा चलना शुरू हो जाए। लगी समझ बात की? हेलो तहरीम, लगी समझ? जी जी, लग गई है। चलो ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक थे, पहले हम वो देख लेते हैं कि है क्या, आगे उन्हें हम बाइंड अप करें। ये थे। अच्छा, पहले हम पैरम देख लेते हैं। पैरम क्या है? ये सारी जो है ना स्मॉल स्मॉल फंक्शनैलिटीज हैं जो हमने यानी कि ना देखनी है। इसके अंदर जो मुझे अभी जीवन याद आया था, एक हमने इसमें देखनी है बॉक्सिंग,
अनबॉक्सिंग, एक ही चीज होती है ये। इसके अलावा हमने डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर। अभी हम पैरम देखने लगे हैं, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट हो, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। हाँ, अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट हो कि हमने जो है ना यूजर से जो है ना एज अ पैरामीटर इनपुट लेनी है, वो टाइप कोई भी हो सकती है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे वो क्या नाम है डबल हो, फ्लोट हो, या चाहे क्लास भी हो, कोई भी पैरामीटर, यानी कि जो है ना हमने डाटा टाइप इनपुट लेनी है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितने नंबर ऑफ इनपुट है, यानी कि हमें इस चीज का नहीं आइडिया कि वो कितनी इनपुट जो है ना, ये कह लो कि जो है ना यानी कि होंगी। तो वो चीजें ना हमने पैरामीटर में यानी कि एज अ पैरामीटर पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 10 काउंट यानी कि 10 इंटीजर दिए हैं, तो वो फंक्शन में 10 पास हो जाए। अगर उसने 5 इंटर किए हैं तो 5 यानी कि आगे कॉल हो जाए, उसको पास हो जाए फंक्शन को। अगर 2 इंटर किए हैं तो 2 पास हो जाए। यानी कि हमारे पास डायनेमिक है वो, यानी कि फंक्शन को जो हमने वैल्यू पास करनी है ना, वो डायनेमिक है, वो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। हमें नहीं पता। अगर जितना अभी हमारा नॉलेज है उसके हिसाब से अगर हमने इस चीज को अचीव करना, तो हम कैसे करेंगे? कोई आइडिया है इस चीज का? क्वेश्चन देखो, रिपीट कर एक तो सकते हैं? क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है स्टैटिक के, उससे मैंने फंक्शन बना लिया, रिटर्न टाइप इसकी कुछ भी नहीं है, और इसको मैंने नाम दे दिया कस्टम फंक्शन का। ये ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो है ना मल्टीपल वैल्यू पैरामीटर रिसीव करता है, ठीक है। अब मैं ऐसे जितने पैरामीटर दूंगा, ऑब्वियसली वो उतने ही पैरामीटर यहाँ पे रिसीव, अभी मैं इंटीजर पे चलो बात कर लेते हैं, उतने ही पैरामीटर ये इधर यूजर से इनपुट यानी कि रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। इसे हम ऑप्शनल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट ही होगी, यानी कि जितना इधर इंफॉर्मेशन देंगे उतनी ही ये यहाँ से रिसीव करेगा। अगर मैं इसे कॉल करता हूँ कस्टमर फंक्शन, ठीक है, ये कस्टमर फंक्शन क्यों बन गया? ठीक है, तो आगे ये कितने कह रहा है? 3 पैरामीटर मुझे मस्ट पास करो। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने ऐसा फंक्शन बनाना है वो 3 पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर ले, 10 भी कर ले, 50 भी कर ले, या पैरामीटर कोई ना हो वो भी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इस तरह का अगर मैंने कोई जेनेरिक फंक्शन बनाना हो कि जिसके अंदर जो है ना मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर ना लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, वो एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। उस केस में जो है ना कोई आइडिया है कि हम किस तरह इसको ये फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं? ये जो असल में, हमने ये जो हमने एक कैलकुलेटर वाला एक बनाया था जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से वो दे रहे थे वैल्यूज, जितनी मर्जी हम दें तो हाँ वो ऐड करके हमें दे देता था। हाँ, तो उसी की तरह का इसके अंदर भी होगा, मतलब स्प्लिट का फंक्शन ही था ना उसमें भी। नहीं, लेकिन एज अ पैरामीटर तो उसके अंदर हम वो कर रहे थे ना, स्ट्रिंग भेज रहे थे, ठीक। यानी कि स्प्लिट करके हम कोई ना कोई पैरामीटर उसे सेंड कर रहे थे। वो तो नंबर, तो जो काउंट था पैरामीटर सेंड करने का, वो स्पेसिफिक था ना, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना ये न्यूली इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके लिए जो है ना यानी कि ये पैराम इंट्रोड्यूस हुआ था, कि इसमें जो है ना हम अपने वो जो फंक्शन की लिमिट होते हैं ना वो खत्म कर देते हैं। वो कैसे खत्म करते हैं?
को ऐसे खत्म करते हैं कि सिर्फ हम उससे पहले पैरम लगा देंगे। ठीक है। जब हम ये पैरम लगाएंगे ना, तो ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि जो भी यानी कि हमारे पास अब इनपुट आएगी वो अरे में आएगी। मैंने इसके साथ लगा दिया पैरम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीजर कर दिया। ठीक है, और इसे अरे कर दी। ठीक है, और ये क्या होगा, अरे। अब ये एक ऐसा यानी कि बन गया है फंक्शन, जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से जो है ना जितना मर्जी डाटा इधर भेज दें। ठीक है। ये एक्सेप्ट अरे करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इसमें अब हम जो है ना इधर से जितना मर्जी इसके अंदर डाटा भेज सकते हैं। यानी कि एक रिक्वायरमेंट है एक भेज दें, दो रिक्वायरमेंट है दो भेज दें, तीन है तीन भेज दें, चार है चार भेज दें। यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम उतना डाटा इसके अंदर भेज सकते हैं। ठीक है। इसी तरह करके अगर हमने स्ट्रिंग का भेजना है, तो हम सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे। अब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम उतना भेज सकते हैं। और ना भी भेजना चाहे तो ना भी भेजें, फिर भी ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो पैरम एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी इन्होंने कि हम जो है डिपेंडेंट नहीं रहते पैरामीटर्स पे। ठीक है, लेकिन इसकी ना अपने कुछ अब लिमिटेशंस हैं। वो क्या लिमिटेशंस हैं? वो ये है कि ये जो है ना हमेशा फॉर एग्जाम्पल अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि दो पैरामीटर तो मस्ट हो। तो आप कैसे करोगे, ए, इंटीजर बी, और फिर इंट की अरे। अब क्या होगा कि अब दो मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल वन पास किया टू पास किया, ये दो मस्ट है। इसके बाद क्योंकि पैरम आ रहा है, इसके बाद देखो इधर पैरम आ रहा है। पैरम का मतलब ये अब डायनेमिकली जितनी मर्जी दे दो। मतलब कि चाहे तो ना दो, चाहे जो है ना आप 100 दे दो 1000 दे दो, ये नहीं आपको रोकेगा। ये देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल इसे कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसे कहता हूँ, इधर मैंने इसे 3 दिया यार। ठीक है, ये आपको नहीं रोकेगा और ये एक्सेप्ट करेगा ये चीज। ठीक है, ये पैरम का फायदा है। अच्छा, ये एक तो लिमिटेशन इसकी होगी कि जितने आपने रिक्वायर्ड देने हैं वो आपने ऐसे देने हैं कि ये रिक्वायर्ड होंगे, और इसके अलावा जितने होंगे वो ऑप्शनल होंगे, कि जितने दोगे ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब ये एक्सेप्ट करेगा तो एज अ अरे करेगा। अरे को कैसे डील करना है वो आपको पता है। यानी कि पहला वन जाएगा ए में, टू जाएगा बी में, और इसके अलावा जितने आएंगे वो हमारे पास किसमें चले जाएंगे, अरे में चले जाएंगे। और अरे को कैसे डील करना है ये अब आप लोग जानते हो, कि अरे से वैल्यू गेट करना है या उससे रिट्रीव करना है या उसको शो करना है, कैसे करना है वो आप सब लोगों को पता है। अच्छा, एक इसकी लिमिटेशन ये है कि जितने रिक्वायर्ड होंगे वो पहले देने होंगे। यानी कि ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि पैरम जो है ना, ये शुरू में नहीं आ सकता। ये हमारे पास इधर शुरू में नहीं आ सकता। जिस तरह ऑप्शनल पैरामीटर है ना हमारे पास, वो हमारे पास शुरू में नहीं आ सकते, इसी तरह ये पैरम भी है, ये हमारे पास शुरू में नहीं आ सकता, क्योंकि उससे नहीं ना पता कि मैंने इधर कितने देने और कितने रह जाए वो हमारे पास रिक्वायर्ड वाले होंगे। ठीक है, ये इसकी दूसरी लिमिटेशन हो गई। तीसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, कि एक और पैरम नहीं आ सकता फिर इसके साथ, वो एक ही आएगा। ठीक है, यानी कि पूरे फंक्शन के उसमें एक ही आएगा, क्योंकि फिर उसे नहीं ना पता चलेगा कि भाई मैंने इसे कौन से वाले में ये स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये जो है ना एक ही आएगा इसके अंदर। और इसकी चौथी वो तो हमने पहले यूज कर लिया कि ये एज अ अरे उसको लेगा। वो चाहे आप इसको स्ट्रिंग भेज दो, इंटीजर भेज दो, या कुछ भी भेज दो, वो एज अ
अरे इसको लेगा और फिर अरे को हमने जो है ना मैनिपुलेट करना होगा इसके साथ। तो ये जो है ना हमारे पैरम इस तरह होते हैं। इसमें कोई अभी क्यूरी है तो वो पूछ लो। ये ठीक इसमें है तो फिर पैरम। फिर हाँ हाँ। फंक्शंस में अगर हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स आ रही होंगी तो हमने उसको फिर ऊपर पैरामीटर्स में मस्ट कर देना होगा। मतलब हमने स्ट्रिंग भी यूज़ करनी है, स्ट्रिंग डाटा टाइप भी यूज़ करनी है, डेसिमल भी करनी है, तो वो हम फिर अलग उसको मस्ट कर देंगे, जिस तरह आपने इंट भी लिखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। असल में पैरम इतने ज्यादा यूज नहीं होते क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आप सोचो भी ना तो कहाँ आती है, यानी कि ऐसी कैसे रिक्वायरमेंट आएंगी कि भाई यूजर अपनी मर्जी से इनपुट देगा, उसे हमने मैनिपुलेट करना होगा। ऐसी एक रिक्वायरमेंट ये कैलकुलेटर वाली हमने इंप्लीमेंट की थी, इसे आप एज अ पैरम लेके जा सकते हो कि भाई पहले स्प्लिट करके सारा जो आपने अरे में रखा था उसको आप पास कर सकते हो एज अ पैरम। लेकिन वो तो क्योंकि अरे में रखा है वो तो एज अ अरे भी पास कर सकते हो ना। असल में ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो कि देखो हम ये काम भी तो करते थे ना कि पूरी पूरी अरे पास कर देते थे। लेकिन इस केस में हमें यहाँ पे विद कोमा वैल्यू पास नहीं करते थे। इस केस में हम अरे पास करते थे, ये वाली जो भी अरे होगी। इस केस में हम ये पास करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पैरम लगा देंगे तो हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं उसे, एज अ पैरामीटर इंटीजर पास करते हैं, यानी कि 4 5 6 7 8 इस तरह करके पास करते हैं। यानी कि एज अ पैरामीटर पास करते हैं। अरे का तो पहले ही हमें पता है ना कि पूरी पूरी अरे भी पास कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि ये उसे एज अ अरे लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पास एज अ पैरामीटर कर रहे होते हैं। ठीक। ठीक है। और ये जितने हमारे पास ये होंगे यानी कि जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे या जो हमें चाहते हैं कि हमें यानी कि वो मस्ट हो, तो ये जो है ना हम उसे देंगे। ठीक है, और कोई इसके अंदर कंफ्यूजन? अच्छा, एक अब नया जो हम दूसरा जो टॉपिक है हमारे को वो है टप्पल का। ये मेरा ख्याल है 2017 में शायद इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले नहीं थे ये। ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, अभी चलो मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, इसे इंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रिटर्न यहाँ से कुछ भी कर लेता हूँ, कोई मेरा कोड लिखा हुआ है और उसके बाद जो है ना ये जीरो रिटर्न कर रहा है। मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यहाँ पे जो रिटर्न है ना वो मैंने एक से ज्यादा वैल्यू करनी है। करंटली नॉलेज के हिसाब से अभी हमारे पास सोल्यूशन क्या है? ठीक है, हम फंक करंटली नॉलेज के हिसाब से अभी हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम एक क्लास बना लें। कस्टम पी की क्लास बना ली। उसके अंदर जो वैल्यू हमने रिटर्न करनी है वो पब्लिक करके हम उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज डिफाइन करने का शॉर्ट फॉर्म ये है कि PROP लिखे, दो बार टैब दबाओगे ना तो ये इस तरह प्रॉपर्टी जो है ना वो डिक्लेयर हो जाएगी। ये इंटीजर इंटीजर ही है। इसे मैं कहता हूँ int 1। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ int 2। यहाँ पे मैं इस क्लास का बनाता हूँ ऑब्जेक्ट var obj इक्वल टू कस्टम p। obj int 1 के अंदर मैंने कोई वैल्यू रख दी, 1 रख दी। obj int 2 के अंदर मैंने कोई वैल्यू रख दी, 2 रख दी। बजाय इधर मैं इंट रिटर्न करवाऊं, इधर मैं कस्टम p रिटर्न करवा देता हूँ। और यहाँ से obj रिटर्न करवा देता हूँ। तो एक क्लास को मैं यहाँ से ना रिटर्न करवा सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि उसके अंदर भी जितने मर्जी मैं अपने जो है ना प्रॉपर्टीज रख दूँ, तो उस हिसाब से मुझे वो सारी वैल्यू या वो सारी चीजें रिटर्न हो जाएंगी। बट स्टिल अगर देखा जाए तो मैं इधर से रिटर्न एक ही चीज करवा रहा हूँ।
वो चाहे क्लास है, वो चाहे इंटीजर है, वो चाहे स्ट्रिंग है। अभी तक के नॉलेज के हिसाब से मैं रिटर्न एक ही चीज करवा रहा हूँ। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि यहाँ से मैंने मल्टीपल चीजें रिटर्न करवानी है। हो सकता है एक क्लास करवानी हो, एक इंटीजर करवाना हो, एक स्ट्रिंग करवाना हो। तो उस केस में जो है ना हमारे पास ट्रिपल यूज होते हैं। ठीक है। ये न्यूली यानी कि इंट्रोड्यूस हुए हैं। कह लो कि दो, शायद आई थिंक विजय स्टूडियो 2017 में ही ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, टप्पल। ठीक है। अच्छा, टप्पल पे इम्प्लीमेंट करने से पहले ना एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे पास सिर्फ डॉट नेट एप्लीकेशन में नहीं, जितने भी आप चीजें पढ़ोगे ना, चाहे वो जावा में चले जाओ, पीएचपी में चले जाओ, एंगुलर में चले जाओ, किसी भी चीज में चले जाओ, इनकी ना अपनी लाइब्रेरीज होती हैं कुछ। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? वो लाइब्रेरीज ऐसी चीज होती है कि जिन पे और लोगों ने काम किया होता है, और उन लोगों ने ना अपने काम को ओपन सोर्स किया होता है। ओपन सोर्स मतलब कि जिस तरह कोई चीज मैंने इंप्लीमेंट किया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज है ना, ये दूसरे लोग भी यूज करें। ठीक है। तो उन चीज को ना ओपन लाइब्रेरी कहते हैं, उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए। ठीक है। और वो स्पेसिफिक लैंग्वेज डिपेंडेंट ही होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जो जिस लैंग्वेज में भी काम करना है, उसकी कम्युनिटी जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए। उधर लोग ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा लोग उसमें काम करने चाहिए, ज्यादा लोग अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए ये सी शार्प यानी कि डॉट नेट, ठीक है, जावा, पीएचपी, पाइथन, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी लैंग्वेजेस है। इसके अलावा और भी आप ऐसी लैंग्वेजेस देखोगे जिनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है। तो उसी लिहाज से उनके सोल्यूशन या उनके जो है कह लो कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं या लाइब्रेरीज है ना, वो उस लिहाज से कम होती है। तो हमें जो है ना, जब जब भी हमने ये एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज यूज करनी होगी अपने सिस्टम पे, तो हमने जो है ना उसको पहले इंपोर्ट करना होगा। ठीक है। अब एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जिसे इस जो डॉट नेट में हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं ना, इसको हम कहते हैं थ्रू नुगेट पैकेज। ठीक है। यानी कि नुगेट पैकेज एक छोटा सा ऐसा, यानी कि कह लो कि टूल है, जो हमें जो है ना किसी और की बनाई हुई लाइब्रेरीज को, अब वो किसी और की, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई छोटी सी कंपनी भी हो सकती है, और माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद भी हो सकते हैं, कि वो लाइब्रेरीज किसने बनाई है। ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना नुगेट पैकेज के थ्रू जो है हम इन लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, और इसके अंदर जो भी यानी कि फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई होती है ना, उसको हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ये जो टपल है ना, ये बिल्ट इन इसका नहीं है, लेकिन एज अ लाइब्रेरी पहले इसे इंपोर्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। अब वो लाइब्रेरी को यूज कैसे करना है? ठीक है। लाइब्रेरी को यूज ऐसे करना है कि इधर अगर राइट क्लिक पे जाओगे आप, यहाँ पे देखो एक चीज आ रही है, मैनेज नुगेट पैकेज। ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ब्राउज आ रहा है। चलो, ठीक है। ये देखो ये सारी लाइब्रेरीज है, ये इतनी लाइब्रेरीज है ना कि आप हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ जो है ना लोगों ने काम करके दिया हुआ। ठीक है। इसमें कुछ छोटी छोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी है जिनको हमें पता भी नहीं है। यानी कि जब जाहिर सी बात है, हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो हमें चीजों का पता चलता है, अच्छा ये लाइब्रेरी पड़ी हुई है। उस लाइब्रेरी को हम नुगेट पैकेज, ये देखो नुगेट पैकेज के थ्रू इंस्टॉल करते हैं और अपने पास यूज करते हैं। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है टपल, क्योंकि हमें इस लाइब्रेरी का पता चला है, तो हमने यहाँ पे लिखा टपल। ये देखो ये एक लाइब्रेरी आ गई है। ठीक है। इस लाइब्रेरी को पहले हमने अपने पास इंपोर्ट करना है। ठीक है। और फिर जो है ना इसको यूज करना है। अब सिस्टम डॉट वैल्यू टपल है, इसका मतलब है कि ये जो लाइब्रेरी है ना, ये किसने इंट्रोड्यूस की हुई है? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इंट्रोड्यूस की, इसी के उन्होंने अपनी क्लास में रखा है इसे। ठीक है। तो इस तरह करके देखो यहाँ पे चीजें भी लिखी हुई आ जाएंगी कि इसका लाइसेंस आप देख सकते हो। ये देखो डॉट नेट, यानी कि जो इसका जो प्रोजेक्ट है वो डॉट नेट की तरफ से है। इस तरह करके इसमें जो पुराने वर्जन थे वो कौन कौन से थे, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो ये चल रहा है, पुराने इसमें कौन कौन से थे, इस तरह करके ये सारी इंफॉर्मेशन ना लोगों ने दी होती है अंदर। ठीक है। अब ये वाला देखो, टास्क टपल अवेटर, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है? ये ओपन सोर्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर आप इससे ये देख, और इसकी लाइसेंस का आप रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो। कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपने परमानेंट यूज करना है तो पहले हमसे की परचेज करो। वो की अपने पास इधर यानी कि लिखो, और उस की से जो है ना आप फिर ये लाइब्रेरी यूज करो। तो
प्रोफेशनली जब हम ये काम करते हैं, कोई भी जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करने लगते हैं ना, जो कि किसी कंपनी की या पर्सन की हो, तो हम ये व्यू लाइसेंस उसका लाजमी पढ़ते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसको यूज करने के लिए। क्योंकि कोऑपरेटिव कंपनीज जितनी भी होती है उसके अंदर जो है ना, हम ऐसे चीजों को यूज नहीं कर सकते। अब देखो इसका ऑथर कौन है, इसका ऑथर ये बंदे हैं दो, इन दोनों ने इस पे काम किया। जो इसकी फंक्शनैलिटी जो भी होगी हमें इससे भी कंसर्न नहीं है, लेकिन इन दोनों बंदों ने इस पे काम किया है, और इसने ओपन, अगर ओपन सोर्स किया है या जो भी है, ओपन सोर्स करके इधर इस पे इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है। खैर हमारी रिक्वायरमेंट अभी ये लाइब्रेरी यूज करना है। बताने का मकसद ये था कि हम इस तरह करके लाइब्रेरीज को अपने पास इंपोर्ट कर सकते हैं, और किसके थ्रू करते हैं, हम नुगेट पैकेज के थ्रू करते हैं। एक तरीका इसका ये है, और एक तरीका है कि आई थिंक डिबग में जाके या टूल में जाके ये आ रहा है, पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक है, इससे हम यहाँ पे लिख के जो है ना इंपोर्ट कर सकते हैं। कि अभी मैं इसका उधर से देख लेता हूँ, इंस्टॉल नुगेट पैकेज समथिंग कुछ ऐसे होता है, फिर सिस्टम डॉट नुगेट पैकेज टपल, इस तरह करके जो है ना इंस्टॉल करते हैं। इसको हम इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। इधर से हम देख लेते हैं, अगर कमांड से इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे। कुछ कमांड हमें सीधी मिल जाती है डायरेक्ट, लेकिन कुछ क्योंकि हम पर्पसली चाह रहे हैं, देखो ये इसने नुगेट पैकेज से ऐसे इंस्टॉल किया, शायद इसलिए कमांड भी दियो। नहीं दी। इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए, ये देखो ये वो कमांड है। ये इधर सब जगह बताया हुआ है कि किस जगह से हमने क्या देनी है। ठीक है, कि भाई डॉट नेट CLI से करना हो तो तब कैसे देंगे, पैकेज रेफरेंस से करना हो तब कैसे देंगे, हमने जो है ना यहाँ से करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे और ये कर देंगे। अच्छा, हमने अब ये वाला वर्जन लेना है, तो इस वर्जन को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, 4.5.0। इंटर। तो ये एरर आ गया, मेरा ख्याल एरर ये वाला आया। नहीं, ये इंस्टॉल हो गई है, लेकिन ये वाला वर्जन क्यों नहीं हुआ, ये मुझे आइडिया नहीं है। मे भी शायद ये वाला वर्जन इससे ना हो रहा हो अभी। ठीक है, अच्छा अब ये इंस्टॉल हो गया ना, इंस्टॉल की हुई चीजें भी यहाँ पे आ जाती है, जैसे ये इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, लेकिन मुझे इसका नया वर्जन चाहिए। ठीक है, अच्छा ये देखो, .NET 2.0 के बाद ये इंट्रोड्यूस हुई। मैं इसे अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ उस पैकेज को, यानी कि उस पैकेज की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। और सेम अनइंस्टॉल यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैं वापस इस पे क्या, ये मैंने इंस्टॉल किया। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल पे मैंने देखा, ये देखो ये आ गया। यानी कि इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमने एक्सटर्नल जो लाइब्रेरी यूज किया वो ये वाली है। ठीक है, लेकिन
हम जब अपने प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज को यूज करेंगे हम। अगेन वही वाली बात मेरी याद रखना कि जो चीज पहले इंप्लीमेंट हुई भी होती है हम उसको प्रेफर करते हैं यूज करना, बजाय इसके कि हम अपनी न्यू इम्प्लीमेंटेशन उसकी करें। ठीक है, और फायदे वही हैं कि उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हुई होती है, मल्टीपल लोगों ने यूज की होती है, लोगों के रिव्यूज होते हैं उसके अंदर, एक्सपीरियंस होते हैं उसके अंदर। तो इस वजह से हम जो है ना उसे प्रेफर करते हैं। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं हम। ये हमने फंक्शन बनाया था, इसकी हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम इसे ये करें। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करते हैं, इधर हम देख रहे थे ये, किधर ऊपर किधर टप होगा। इस तरह जरा हम इसको रिटर्न टाइप में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इधर हम क्लास लिखने के बजाय इसे ये लिखा हमने। अब देखो, अब इसके अंदर कितनी वैल्यू रिटर्न होंगी, पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग और तीसरी इंटीजर। मैं कहता हूँ एक मेरे पास पहली जो है वो इंटीजर है, ठीक है, तीसरी मेरे पास क्या है, वो क्लास है। क्लास कौन सी, कस्टम पी की। ठीक है, अब एक एक उसमें हम कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, जितनी चाहे, यहाँ पे कोमा लगा के जितनी हम चाहे वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसको रिटर्न करने का तरीका क्या है, रिटर्न करने का इसका तरीका ये है कि जब इसको रिटर्न करने लगेंगे ना, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे। कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कह देता हूँ रिटर्न। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ जो हमारी ये वाली रिटर्न वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, या इसे रिजल्ट कह देता हूँ, रिटर्न नहीं, क्योंकि रिटर्न ऑलरेडी कीवर्ड है। जो इसमें वैल्यू रिटर्न हो रही है वो क्या हो रही है, इंटीजर हो रही है, मैंने एक कोमा लगा दिया। जो इसमें रिटर्न हो रही है वो स्ट्रिंग हो रही है, मैंने टेस्ट लिख दिया। और जो इसमें रिटर्न हो रही है वो क्या हो रही है, क्लास का ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे यू लिख दिया। और इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मेरा ख्याल है कि शायद डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। आई, ऑथर नेम, हाँ सो इंट स्ट्रिंग कस्टम पी।